बताया, नाम के साथ बताया कौन से ब्राह्मणों ने ओबीसी के विरोध में फैसला किया। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने ओबीसी के खिलाफ आज तक जातीय आधार गिनती और ओबीसी की जातीय आधार गिनती के विरोध में फैसला किया। इससे सिद्ध होता है कि ये षड्यंत्र ओबीसी के खिलाफ ब्राह्मण करते रहे और ये षड्यंत्र अगर ओबीसी के खिलाफ ब्राह्मण करते रहे, इस बात को हम लोगों को जानना होगा और ओबीसी को ये समझना होगा कि आज तक ओबीसी के साथ जो धोखाधड़ी की वो ब्राह्मणों ने की और हजारों सालों से ओबीसी के लोगों के घरों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार होता है ओबीसी ब्राह्मणों के हाथों से करता है और हजारों सालों से ओबीसी ब्राह्मणों को चौथी फेल ब्राह्मण, सातवीं फेल ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता रहा है, हजारों सालों से दान दक्षिणा देता रहा है। ब्राह्मणों के शरीर पर आज के तारीख में जो थोड़ी बहुत चर्बी आप देख रहे हो वो ओबीसी के दान दक्षिणा की वजह से और ओबीसी के दान दक्षिणा की वजह से ब्राह्मणों के शरीर पर जो चर्बी आप देख रहे हो, ये चर्बी वाले ब्राह्मण जब फैसला करने का अधिकार उनको मिलता है तब वो ओबीसी के विरोध में फैसला करते हैं, ओबीसी के पिछवाड़े पर लात मारने का फैसला करते हैं। ओबीसी के पिछवाड़े पर लात मारने का फैसला करने वाले ब्राह्मण, ओबीसी कभी भी ब्राह्मणों के विरोध में फैसला नहीं करता है। जब तक ओबीसी ऐसा फैसला नहीं करेगा तब तक ओबीसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात ओबीसी को ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणों ने ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की तो ओबीसी के कई एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं और जब जातीय आधार गिनती का 10 में मामला चल रहा था तो ओबीसी के 8.5 मुख्यमंत्री थे। कितने थे? 8.5। आप सोचते होंगे मेश्राम जी आपको 9 कहना चाहिए, 10 कहना चाहिए, 11 कहना चाहिए, ये 8.5 कहां से लाया? तो देखो, एक मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री पूरा होता है, आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आधा होता है। जब आधा मुख्यमंत्री होता है उप मुख्यमंत्री तो आधा ही न गिनती करूंगा। बिहार में सुशील कुमार ओबीसी के उप मुख्यमंत्री है तो उसका आधा ही न गिनती होगा। इसलिए 8.5 मुख्यमंत्री ओबीसी के। जातीय आधार गिनती का मामला आया, ब्राह्मणों ने रोका तो ओबीसी के मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को लेटर लिखना चाहिए था, प्लानिंग कमीशन को लेटर लिखना चाहिए था, अखबारों में बयानबाजी करके ओबीसी को जगाना चाहिए था। किसी मुख्यमंत्री ने ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए कोई बयान नहीं दिया, कोई जगाने का कार्य नहीं किया और इस तरह से ओबीसी का मुख्यमंत्री मगर ओबीसी को संकट काल में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी का मुख्यमंत्री ओबीसी को ही साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वो ओबीसी का मुख्यमंत्री तो है मगर ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। ओबीसी का मुख्यमंत्री है, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है ओबीसी का मुख्यमंत्री, मगर वो पार्टी का प्रतिनिधि है, ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। ओबीसी को समझ में ही नहीं आता है। और जब चुनाव का समय आता है कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग उसको ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट करते हैं। ओबीसी के लोग मानते हैं अरे हमारा मुख्यमंत्री है, ओबीसी के लोग उसको हमारा मुख्यमंत्री करके वोट देते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनता है तो वो पीछे मुड़कर देखने के लिए राजी नहीं होता है। ओबीसी के संकट काल में ओबीसी के समर्थन में खड़ा नहीं होता है। कारण ओबीसी का मुख्यमंत्री है, ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधित्व का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। अगर ओबीसी का एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है और अगर ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है, ओबीसी की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। ये बात ओबीसी के लोगों को ध्यान रखना होगा। प्रतिनिधित्व का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और कांग्रेस में जाकर प्रतिनिधित्व का अधिकार खत्म हो जाता है, बीजेपी में जाकर प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर आपको प्रतिनिधि नहीं है तो आपका आदमी दिखाने के लिए दिखाई देगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताते रहता हूं, जब किसान की फसल आती है तो पंछी आते हैं और दाने खाते हैं, जो कनीस होता है उसके दाने खाते हैं। तो किसान क्या करता है? किसान फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लकड़ी में फटे पुराने कपड़े डालता है और
फटे पुराने कपड़े डालकर खेती में क्या करता है, वो ऐसा फटे पुराने वाला किसान जो है वो ऐसा खड़ा करता है। मराठी में हमारी तरफ उसको बुझगावना बोलते हैं, बराबर है, ऐसा ऐसा खड़ा करते हैं। और जब खड़ा करते किसान खेती में तो पंछी आते, ऐसा आते, देखते, अरे किसान है। पंछी क्या सोचते, अरे किसान है। और हम क्या कहते, मुख्यमंत्री है। पंछी कहता है किसान है, हम क्या कहते, अरे मुख्यमंत्री है। अरे बुझगावना है। दिखाने के लिए हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता। जो चीज पंछी को समझ में आती है वो हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। साथियों, समझने की जरूरत है। तो ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। साथियों, 1872 को अंग्रेजों ने गिनती शुरू की जाति आधारित। 1931 को जातीय आधारित गिनती हुई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी, 45 लाख। 45 लाख कितना आंकड़ा होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। चलो आपको बताता हूं 45 लाख कितना होता है। 45 लाख का मतलब होता है 50 लाख को 5 लाख कम। अब आपको समझ में आया होगा, अरे तो ब्राह्मण पूरा साला 50 लाख भी नहीं था। आपको समझ में आया होगा। दूसरा आंकड़ा बताता हूं दूसरे तरीके से। अगर 1 करोड़ को मानक आंकड़ा माना जाए तो बताया जा सकता है आधे करोड़ में ब्राह्मण 5 लाख कम। तो आपको पता चला होगा, अरे तो पूरा आधा करोड़ भी नहीं था। आपको पता चला होगा। देखो, इसका माइक्रो एनालिसिस करके आपको बताता हूं। हमारे लोगों का पैदा करने का रेट थोड़ा ज्यादा है तो उसके परिवार की इकाई 5 लोगों की। ब्राह्मण का रेट कम है इसलिए उसके परिवार की इकाई 4 लोगों की। देखो, इसका माइक्रो एनालिसिस करके आपको समझाता हूं। ये जो 45 लाख है, मां बाप बच्चा बच्ची हो गया। अब ये 11.25 लाख, 11.25 लाख, 11.25 लाख, 11.25 लाख, टोटल 45 लाख। राजकाज के दृष्टि से अगर विश्लेषण करो तो बच्चे राजकाज में शामिल नहीं होते हैं, 22.5 लाख माइनस। तो एक्चुअल ब्राह्मणों की संख्या रह गई 22.5 लाख। 31 में ब्राह्मणों की औरतें राजकाज में शामिल नहीं हुआ करती थी। जैसे आज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी बना करती है ब्राह्मणों की औरतें, वैसे 31 में नहीं बना करती थी। ब्राह्मणों की औरतों का 11.25 लाख माइनस। तो एक्चुअल 11.25 लाख ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 11.25 लाख सक्रिय ब्राह्मणों की संख्या 31 में थी। 15 अगस्त 1947 को 11 लाख अंग्रेज भारत छोड़कर गए। इससे सिद्ध होता है कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड से भारत पर राज करने के लिए 11 लाख अंग्रेज भारत में लाए थे। 31 में उनकी संख्या 9 लाख रही होगी। जिस समय 11.25 लाख ब्राह्मण थे उस समय 9 लाख अंग्रेज थे। ब्राह्मणों ने सोचा 9 लाख अंग्रेज अगर भारत पर राज कर सकते हैं तो 11.25 लाख ब्राह्मण भारत पर राज क्यों नहीं कर सकते। जब 9 लाख अंग्रेज भारत पर राज कर सकते हैं तो 11.25 लाख ब्राह्मण भारत पर राज क्यों नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने मन ही मन सोचा। ब्राह्मणों ने मन ही मन सोचा। आप सोचते होंगे मेश्राम जी, अगर ब्राह्मणों ने मन ही मन सोचा तो आपको कैसे पता चला। ब्राह्मणों ने तो मन ही मन सोचा। देखो मुझे कैसे पता चला, आपको बताता हूं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार 52 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा 47% ब्राह्मण चुनाव कर लाए। लोकसभा सेक्रेटरीट का आंकड़ा डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, डॉक्यूमेंट के आधार पर बोलता हूं। तो 47% ब्राह्मण जब चुनाव कर लाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति के 22.5% पुनः पैक के अंतर्गत चुनकर आने वाले दलाल और भड़वे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उनकी मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे संसद में कानून पास किए, ऐसे ऐसे कानून पास किए, ऐसे ऐसे कानून पास किए, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। कैसे कब्जा हुआ, आज के तारीख का आंकड़ा बता दो। 207 कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस ओरिजिनली ब्राह्मणों की पार्टी। दूसरे नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी 116, 207 और 116
323। कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे ने शुरू की थी, ब्राह्मण था, कोकनस्थ ब्राह्मण, तो उसके 24, 23 और 24 47। ममता बनर्जी बंगाली ब्राह्मण 21, 368 आउट ऑफ 543, 368। संसद में कोई भी कानून पास करने के लिए 366 सीटें चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। उनके पास 368 है, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर रहे हैं। 2003 में बीजेपी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोनों का ड्राफ्ट तैयार किया, 2005 में कांग्रेस ने पास किया। कैसे पास किया? कांग्रेस ने कहा हमको राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बीजेपी के लोगों तुम्हारा ड्राफ्ट है, हम पास कर रहे हैं, मदद करो। बीजेपी ने कहा नहीं, बहुत खतरनाक कानून है, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने कहा अरे तुम्हारे तो है, बोले ठीक है इसका कोई रास्ता निकालो। बोले रास्ता ऐसा है, कांग्रेस ने कहा रास्ता निकालो। बीजेपी ने कहा ऐसा है, देखो संसद में हम हंगामा करेंगे, हंगामे में हम संसद से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलते निकलते पास कर दो। यार तुम तो बहुत उस्ताद आदमी हो। और कांग्रेस ने बीजेपी ने हंगामा खड़ा किया, हंगामे में कांग्रेस ने बिल पास कर दिया। लोकसभा का अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी का, एनसी चटर्जी का बेटा। एनसी चटर्जी कौन थे? हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बंगाल का। उसने रेजोल्यूशन पास किया था 47 में कि पंजाब के साइड में पाकिस्तान बनो या ना बनो, बंगाल के साइड में पाकिस्तान बनना ही चाहिए। उसका बेटा सोमनाथ चटर्जी लोकसभा का अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने लोकसभा में बगैर डिस्कशन का, बगैर डिबेट का सेज का कानून पास कर दिया। और सेज का कानून, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन, उसके पास गया और उसने आंख लगाकर साइन कर दिया। लोग कहते हैं वो बहुत विद्वान था, अरे विद्वान था तो चाटने के लिए उसकी विद्वत्ता का क्या काम है भाई? जिस तरह से अचार को आदमी चाटता है ना, अरे उसके पास विद्वत्ता थी तो उसको बाबा साहब ने लिखा था राष्ट्रपति एक बार बिल संसद को वापस भेज सकता है। अरे दिमाग नहीं था तो लिखा हुआ तो पढ़ना चाहिए था और संसद में विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए था। क्यों? महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर चर्चा नहीं हुई, डिबेट नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए मैं साइन नहीं करता हूं। फिर से चर्चा किया जाए, डिबेट किया जाए, डिस्कशन किया जाए, फिर मेरे पास भेजा जाए, फिर मैं साइन करूंगा। अरे इतना तो उसको अकल होनी चाहिए राष्ट्रपति को, इतनी भी अकल नहीं है। और हमारे जैसे नॉन लीगल आदमियों को इतनी अकल संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के रखा। अगर तुम्हारे पास अकल नहीं तो जो लिख के रखा वो तो पढ़ो। इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे पास अगर विद्वत्ता है और वो विद्वत्ता का उपयोग प्रजा के लिए नहीं हो रहा है, खाली विद्वत्ता को चाटने का क्या, अचार डालने का, उसका क्या करने का, उसकी विद्वत्ता का। तो इस तरह से संसद में उसके पास जो बहुमत है, उस बहुमत का ना केवल वो उपयोग कर रहे हैं बल्कि ऐसे कानून पास कर रहे हैं। तो कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं। विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका 2005 का कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट, 79.2% प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण अधिकारी, 79.5% सेकंड क्लास के ब्राह्मण अधिकारी, जो 15 साल सीनियर होने के बाद फिर प्रथम श्रेणी के बन जाते हैं। कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, न्यायपालिका, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हमारे लोग जिस तरह से खाना खाते वक्त अचार और पापड़ अपने खाने में रखते हैं, उसी तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी का, माइनॉरिटी का एक हाथ जज रख देते हैं, 2-4-5 जज रखते हैं, बाकी सारे ब्राह्मणों के रख देते हैं। और जुडिशियरी पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा। चौथा, मीडिया, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आश्रम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, राजा महाराज, पाजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा खुचा महाराज आणि नरेंद्र महाराज, हमारा ही है। वो कहता है हिंदू धर्म खतरे में। पूछना चाहिए हिंदू धर्म में तुम्हारा वर्ण कौन सा है? कुंभी जाति का है। कुंभी जाति का वर्ण, जब वो ब्राह्मण कहते शिवाजी का वर्ण शूद्र है तो इनका भी शूद्र ही है। तो शूद्र आदमी को शंकराचार्य की तरह काठी लेने का अधिकार है क्या? तो मंच पर पूछ रहा हूं।
सारे देश भर में पूछा जा सकता है। अरे हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। अरे हिंदू शब्द जो है वेद में नहीं है, श्रुति में नहीं है, स्मृति में नहीं है, पुराणों में नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता में भारत है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हिंदू तो है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, पहली लाइन भारत का संविधान का पहली लाइन लिखा, इंडिया दैट इज अ भारत। क्यों लिखा ऐसे? बाबा साहब ने सोचा मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद अंग्रेजी संविधान का ट्रांसलेशन ब्राह्मण करेंगे और इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेंगे, ब्राह्मण बदमाश है। इसलिए बाबा साहब ने सोचा इंडिया का ट्रांसलेशन मैं खुद ही करके लिख देता हूं, इंडिया दैट इज अ भारत, झंझट खत्म। ताकि ब्राह्मणों को हिंदुस्तान ट्रांसलेट करने का मौका ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। ये केवल हिंदुओं का देश नहीं है। फिर हिंदू शब्द आया कहां से? मुगलों ने दिया। गुलामों को हिंदू कहा, कौन कहता है? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का संस्थापक। क्या कहता है? हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है। और अगर गाली है तो हमारे गले में क्यों डाली भाई? अगर गाली है तो इस तरह से ये बात हम लोगों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जानने और समझने के लिए ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं।